नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां और आखिरी दिन था। इस बार का बजट सत्र 21 दिन के अंतराल में महज 10 दिन चला। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा और यही टकराव विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी जमकर देखी गई। सत्र के आखिरी दिन शिक्षा, फसलों की गिरदावरी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे सदन में गूंजे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार के रोम रोम में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां और आखिरी दिन। इस दौरान जहां विपक्ष भ्रष्टाचार के मामले पर मुखर होता नजर आया, तो वहीं सरकार भी अपने जवाब से उन्हें चुप कराते दिखाई दी। साथ ही सदन में एक बार फिर से तमाम मुद्दे गूंजे। शिक्षा समेत किसानों का मुद्दा भी सदन में हावी रहा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति हो गई। इस दौरान 10 दिन चले सदन की कार्यवाही में अहम मुद्दे उठाए गए। जहां विपक्ष ने सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, फसलों की गिरदावरी समेत अन्य मुद्दों पर सवाल किए, तो वहीं सरकार ने भी आंकड़ों के साथ विपक्ष को मजबूती से जवाब दिया। मंगलवार को सदन काफी हंगामेदार रहा। अंतिम दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला उठा। आरोपियों पर उचित कार्रवाई न होने के कारण फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने जूते और वस्त्र त्याग दिए। दरअसल कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और निगम में 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात कही, जिसका जवाब सीएम मनोहर लाल ने और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने दिया। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मामले में तो नीरज जी अपने वहाँ चले जाइए। सीट पहले से मालूम था ये करके आएंगे। ये सीट पर चलेगा। सामान्य वेश हर किसी का तय है और केवल इन चीजों को विधानसभा के बाहर करना जो मर्जी करे जा करके। आखिर तो भ्रष्टाचार में जितनी लिप्तता पिछली कांग्रेस सरकार की बनी रही है और जिस प्रकार के यहाँ होते थे, कोई उठाने वाला ही नहीं होता था। आज कम से कम हमने अपनी सरकार में इन विषयों को गंभीरता से लेना शुरू किया है और मैं फख्र से कहता हूँ कि ये विषय हम ही उठा रहे हैं, हम ही इसमें से निकाल रहे हैं, हम ही उसमें से जहाँ कहीं इस प्रकार की काली भेड़ें मिलती हैं उनको सजा देते हैं। और इस केस में फरीदाबाद वाले केस में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इंक्वायरी विद इन टाइम करा करके जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, निर्दोष को किसी को पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए फरीदाबाद के विषय में बहुत ज्यादा जिस प्रकार का ये बवंडर किया जा रहा, आखिर ये किसने शिकायतें किसने कराई है? हमने ही पकड़ा इनको, हमने इनकी जांच कराई है और जांच कराने के बाद आज विजिलेंस को गया हुआ है, रिपोर्ट्स आ रही है, FIR करेंगे सबके ऊपर। मालिकाना हक के लिए दायर मुकदमा सिविल न्यायालय फरीदाबाद में लंबित है और ये मामला दिनांक 22/3/2022 के निश्चित है, जो कि आज है। मुकदमों और विवादों का विवरण अनुबंध 6 पर संलग्न है। अन्य तथ्यों के साथ स्थल की स्थिति। नगर निगम फरीदाबाद ने 30 वर्ष पूर्व समुचित 10.46 एकड़ भूमि, जिसमें 1.04 एकड़ लिटिगेशन वाली भूमि भी सम्मिलित है, पर पार्क विकसित किया था। अर्थात समुचित भूमि पर पार्क अस्तित्व में है। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा व्यापक जनहित में इस भूमि पर पार्क विकसित किया गया था, इसलिए पार्क विकसित करने पर हुए खर्च के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। फरीदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के जोड़ने का मामला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें हरियाणा द्वारा देखा जा रहा है। केस को आरंभ से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालयों में नियमित तौर पर डिफेंड कर रहा है। इसके अतिरिक्त लिटिगेशन वाली भूमि अभी तक नगर निगम फरीदाबाद के कब्जे में है और इस भूमि पर विकसित पार्क का जन साधारण द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। सरकार सभी कानूनी उपायों को अपनाना सुनिश्चित करेगी।
वहीं कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने गिरदावरी का मापदंड ठीक न होने की बात कही, जिस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फसलों की भरपाई की पूरी जानकारी हमारे पास है। किसानों की सुविधा के लिए हर प्रयास जारी है। आज किसानों की आमदनी 100 रुपए से 1000 रुपए पहुंच चुकी है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्य का जिक्र किया और जल्द ही हरियाणा को नई यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने की बात कही। हमारे प्रदेश में तो बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है हरियाणा, मध्यम साइज का प्रदेश है। उसके अंदर भी आज के दिन 50 यूनिवर्सिटीज, 21 स्टेट रन यूनिवर्सिटीज, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी। और इसी बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जब अपने बजट स्पीच रखी तो जो बारी बारी साथी कहते हैं मेवात को कुछ नहीं दिया, मेवात को कुछ नहीं दिया, इनको खड़े होकर धन्यवाद करना चाहिए कि एक नई यूनिवर्सिटी मेवात के अंदर हमारी सरकार ने अनाउंस करने का काम किया। मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, आपके जिले के झज्जर के अंदर आज 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आपके साथ लगते हुए 3 जिलों के अंदर 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फंक्शनिंग। जहां शिक्षा की बात है, आपके जिले में 12 गवर्नमेंट कॉलेज और 2 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आज एग्जिस्ट कर। जहां आप एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हम बेहतर करना चाह रहे हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी जो प्रदेश के अंदर हमने सबसे प्राथमिक तौर पर लागू करी देश की, उसके बाद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा दिया जाएगा। जहां आप लैंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वहां आसपास के एरिया में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एग्जिस्टिंग कॉलेज नहीं होना चाहिए, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है तो जरूर सरकार विचार करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ाएंगे बेटियों के लिए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन वाकई हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही जोरदार बहस और कई सवालों के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन इस दौरान सदन में सरकार की तरफ से जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह से सजग और प्रयासरत है। न्यूज डेस्क खबर फास्ट। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने भी बजट की आलोचना की और कहा कि सरकार ने प्रदेश को कर्ज में धकेलने का काम किया। तो ये बजट जो है बिल्कुल नीरस बजट है। आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट। कोई मायने नहीं, हाल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, सड़कों पे बैठे हैं सारे, आशा से लेकर सारी कर्मचारी बैठे हैं और खजाना खाली है। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के समापन के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। इसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्र को लेकर बजट तक क्या कुछ खास रहा उन्होंने ब्रीफ किया। 2 मार्च से लेकर के आज 22 मार्च तक 21 दिन के अंतराल में सेशन 10 दिन चला है। ज़्यादा छुट्टियां रही, सेशन कम चला तो 12 दिन की छुट्टियां रही हैं और उन 10 दिनों में कुल 12 सिटिंग हुई हैं। 12 सिटिंग का कुल कार्यकाल अगर मैं कहूँगा तो ये भी सर्वाधिक कार्यकाल पिछले 8 साल का है। एक ही सेशन 50 घंटे का चला है। इस 50 घंटे में जो बिजनेस सामान्य होता है वो सब हुआ है। मुख्य रूप से अगर मैं उल्लेख करूं तो 15 विधेयक इसमें पारित हुए हैं और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 15 विधेयक इस बार पारित हुए हैं। सोच अच्छी है, गरीबी हटाओ, लेकिन नारा बना के लोगों को प्रभावित करना नहीं। करना क्या है, इस पर हमने काम करना शुरू किया है। आपने देखा अंत्योदय के मेले हमने लगाने शुरू किए हैं। उन मेलों में 2 राउंड हमारे हो गए हैं, 1 महीना छोड़ के तीसरा राउंड फिर शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और इसमें हर मेले में 1-1.5 लाख परिवार आते हैं
परिवार तो ये कम से कम 18-20 लाख है जिनकी मदद करनी है। तो इसलिए 18-20 लाख का मतलब हमको साल भर 10-12 मेले ऐसे लगाने पड़ेंगे। बजट की मांग की गई है, चूंकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे, यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे उसको पालन करें। हमने किया ऐसा नहीं है, ठीक है, विचार कभी शुरू हुआ होगा 2003-4 में अटल जी के समय, लेकिन लागू किया मनमोहन सिंह जी का। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ के उनको बताई कि मनमोहन सिंह जी जब आए उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत वजन पड़ रहा है पेंशन का, और ये पेंशन इसी प्रकार से अगर बढ़ती रही तो हमारे बाकी जो खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे। एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर भी है। उस गांव की वो ज़मीन शहर में आ गई, शहर में आने के बाद उस समय हो सकता वो ज़मीन देश हामलात रही हो, क्या हो, क्योंकि ज़मीनों के भी कई नोमेनक्लेचर हैं, कई कैटेगरीज हैं, लेकिन शहर में आने के बाद वो वास्तव में कॉर्पोरेशन की हो जाती है। गांव में अलग अलग प्रकार के उससे होता है, शहर में आने के बाद कोई प्रकार उसका नहीं होता। अब वो किसी ने और अपने नाम कराई, पटवारी के खेल से कराई। तो 10 दिनों की सदन की कार्रवाई में क्या कुछ खास रहा? विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया। बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर हमलावर रहे शुरू से, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम तस्वीरें साफ की। सदन में हंगामा हुआ और सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी पर करेंगे चर्चा। बड़ा मुद्दा में हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, आप उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। पवन चोपड़ा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं प्रवक्ता बीजेपी से हैं, शंभू भद्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुभाष जी हमारे साथ हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबरफास्ट पर आकर समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल, मैं इस डिबेट को पवन चोपड़ा जी मैं आपसे ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। कांग्रेस के तमाम नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कांग्रेस के तमाम आरोप ऐसे रहे हैं जो सदन में देखे गए इस 10 दिन की कार्रवाई में। आखिर क्या मुद्दे थे जो सरकार नहीं समझ पाई या आप नहीं समझ पाए, विपक्ष नहीं समझ पाया? गुरेज कहाँ था, कमी कहाँ रह गई थी? सर, हम तो समझते हैं, जनता भी समझती है, लेकिन ये सरकार जो है ना, कानों में रुई डाल के बैठी हुई है ना, और आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई है। ना तो इनको महंगाई इतनी बड़ी है वो दिखाई देती है प्रदेश में, ना इनको बेरोजगारी चरम सीमा पे है वो दिखाई देती है, ना ही जो भ्रष्टाचार नंबर 1 आज हरियाणा है, इनके कानों में कोई इनके सुनवाई नहीं है विपक्ष की, या जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं जी। पेपर लीक में देख लीजिए मामले, नौकरियों में धांधली, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, किसान फिर और गरीब से गरीब होता जा रहा है। पूरा कोई भी देख लीजिए, इनका एक भी कार्य जो है ना, ये बिल्कुल भी कहीं भी अपने सफलता की ओर नहीं है। ये हर मोड़ पे विफल सिद्ध हो रही है सरकार। और बजट में देख लीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना महंगाई को कम करने का कहीं बताया कि हम महंगाई किस तरह कम करेंगे, क्या क्या प्लानिंग होगी हमारी, जिससे हम कोई टैक्स छूट दी होती भी इससे कुछ राहत मिलेगी है महंगाई में। बेरोजगारी इतनी है भी, उसके लिए हम बेरोजगार को कैसे रोजगार देंगे, उसके लिए कुछ नहीं बताया। भ्रष्टाचार इतना है कि आम आदमी इतना दुखी है इनके भ्रष्टाचार से कि कोई भी छोटे से छोटा काम भी, कहीं भी पटवारी या कहीं क्लर्क तक भी जाना हो तो बिना पैसे के वहां उनका कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है। और पुरानी पेंशन जो लोगों को उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे इस बजट में, इन्होंने वो भी नहीं दी। बुढ़ापा पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की, बुढ़ापा में इतनी महंगाई होने के बावजूद भी कि कहीं बूढ़े बुजुर्ग लोगों को उनसे कुछ राहत मिल जाए, बल्कि जो लिमिट थी उसे भी फ्री नहीं किया इन्होंने, कम से कम लिमिट फ्री कर देते। महिलाओं को कोई ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया इन्होंने। महिला दिवस पे इन्होंने बजट लागू किया, ठीक है, तमाम महंगाई कम करने के लिए कुछ दे देते उनको, कोई उनका घरेलू कोई जो चलाती है महिला, उनको लिए कुछ भी राहत नहीं कहीं भी। आंगनवाड़ी टीचर देखो,
उनके जो ठीक है। पेंशन, जो उनकी जो तनख्वाह बढ़ाने की बात थी वो ही मान लेते, वो भी नहीं मानी। टीचर सड़कों पे धरना दे के बैठे हैं, उनका कोई समाधान नहीं है। हर फैसला पहले देती है, करती है, उससे फिर बाद में मुकर जाती है सरकार। ठीक है। और कर्ज में हरियाणा को, सर प्लीज 2 मिनट, कर्ज में हरियाणा को इतना वीरेन जी, आ रहा हूं डुबो दिया है इस सरकार ने, इतना डुबो दिया है कि आज ऐसी स्थिति है कि हरियाणा रेड अलर्ट की स्थिति में खड़ा है कर्ज लेने में। जैसे नदी का पानी जब एक ऊपर के लेवल से ऊपर जाने लगता है तो रेड अलर्ट आ जाता है ना, वही आज हरियाणा की स्थिति है कि इसके ऊपर अगर कर्ज लिया गया तो एक रेड अलर्ट वाली स्थिति होगी, क्योंकि जीडीपी का 25% मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो, उसके बाद रेड अलर्ट में आते हैं। और इस साल का 25% पूरा हो गया है, जो कि पिछले साल 23% था और 2014 में केवल 16% था। इन्होंने हर बार कर्जा ले लेके हरियाणा को ऐसा डुबो दिया है कि अब ये कोई अपनी प्लानिंग नहीं करते कि जो पवन जी, मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि जीएसडीपी के 25% दायरे से हम नीचे हैं, अभी भी हमारा प्रदेश कर्ज में नहीं है। के आसपास, मतलब ये चाहते हैं कि ठीक है, जवाब ले लेता हूं पवन जी। मैंने थोड़ा सा नीचे है तो क्या ऊपर करके छोड़ेंगे ये? ठीक है, ये पूछिए इनसे। वीरेन जी से जवाब ले लेता हूं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ। ठीक है, तमाम आरोप ठीक है, दबा के छोड़ेंगे क्या? ठीक है। वीरेन जी, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं, कांग्रेस की तरफ से सदन में भी आपने देखा होगा किस तरीके से गहमा गहमी रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोप लगाते नजर आए। अब कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन पवन चोपड़ा जी हैं, आपका रिएक्शन चाहूंगा कोई। देखिए, अगर प्रतिपक्ष के मित्र चाहे चोपड़ा जी हों या इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, अगर ये आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर इनकी राजनीतिक दुकानदारी ठप हो जाएगी। ये तो आप भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है, हरियाणा के लोग भी जानते हैं। प्रतिपक्ष का काम सरकार के कामकाज में मीन मेख निकालना होता है, उसकी कमियों को उजागर करना होता है। मैं और आप, हरियाणा की जनता इनको माफ कर देंगे भविष्य में, अगर ये सुधर गए तो भी। अगर ये तर्क पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, सही जानकारी पर आधारित कोई आरोप लगाएं। ठीक है। डिबेट में बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन जी को ये ध्यान नहीं है कि वित्तीय अनुशासन के जो नियम बने हुए हैं, भारत की सरकार द्वारा बनाए गए हैं, वे कहते हैं कि आप जीएसडीपी के 33% तक अगर कर्ज लेते हैं विकास के लिए तो आप मर्यादा में हैं, आप अपने दायरे में हैं। हमने 25% का आंकड़ा पार नहीं किया है, ये तथ्य है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब डिबेट में बैठकर 25% को लिमिट बताना, ये झूठ। और फिर एक और सत्य छिपाना कि हमको उपदेश देने वाली कांग्रेस का शासन बगल में कल तक था पंजाब में, और पंजाब में इनकी सरकार ने 48% तक कर्ज लिया। आप अपराध करें तो उसका जिक्र तक नहीं करना चाहते हैं, तुम वो ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आ भी भरते हैं तो कर देते हैं बदनाम। हमने अपनी सीमाओं में रहकर सरकार द्वारा, कानून द्वारा, संवैधानिक तरीके से निर्धारित मर्यादाओं में रहकर कर्ज लिया, अर्थशास्त्र के नियमों में बंद करके कर्ज लिया, और कर्ज लेकर हमने नेताओं की जेबें नहीं भरी, राजनेताओं के जेबों में कुछ नहीं जाने दिया, भ्रष्टाचार होने नहीं दिया। हमने अगर कर्ज लिया तो हरियाणा के किसान की, मजदूर की, खिलाड़ी की, महिला की, गरीब की, पिछड़े की तरक्की के लिए लिया, उसकी बेहतरी के लिए लिया, और हरियाणवियों की बेहतरी के लिए कुछ भी हमको करना पड़ता है या पड़ेगा तो हम करेंगे। इनसे कोई पूछे पवन जी से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ ले, पवन जी को तो चलिए क्यों लपेटे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कोई पूछ ले कि कर्ज लेना हमेशा खराब होता है क्या? कोई है हरियाणा में जो कर्ज लिए बिना रूटीन में, सहज सामान्य जीवन में तरक्की कर पाता है? अर्थशास्त्र के नियम भी कहते हैं कि कर्ज लेकर सही दिशा में निवेश करने से, उस धन को लगाने से प्रगति होती है, तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ये जरा सी बात इनको समझ में आती नहीं क्या? एक और बात,
कर्ज पर ही मैं केवल रुकना चाहूंगा इस टिप्पणी में। अगर चोपड़ा जी जब 9.5 साल लगातार सरकार में थे, इनकी सरकार ने कर्ज न लिया होता तो ये मुझे उपदेश देते, मैं सुन लेता। उससे पहले जब जब कांग्रेस सरकार में रही, इन्होंने कर्ज न लिया होता तो ये उपदेशक बनकर आते, मैं हाथ जोड़कर सुन लेता। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे, अगर उन्होंने देश को शून्य कर्ज की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया होता, कोई पैसा एक कर्ज नहीं लिया होता, तो भी इनको उपदेश देने का अधिकार था। इनकी हालत ये है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। कृपा करके पवन जी तर्क पर बात करिए, जनता को समझ में आएगी। गजब की बात यह है कि पवन जी तो जो कहें सो कहें, इनसे चर्चा कर लेंगे। जो व्यक्ति 2 टर्म लगातार हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है, बजट के तथ्यों पर आधारित दस्तावेज को पढ़ने के बाद कहता है कि इसमें कुछ नहीं है, इसका एक ही केवल अर्थ हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बजट का दस्तावेज पढ़ा ही नहीं। इसका एकमात्र और दूसरा कोई अर्थ हो सकता है, तो वो ये है कि पढ़ लिया, समझ लिया, उसमें अच्छी चीजें भी दिख गई, लेकिन घर से फैसला करके निकलते हैं कि सदन में खड़े होकर के झूठ बोलेंगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं याद कराना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उनके कार्यकाल में ऐसी स्थिति हो गई थी हरियाणा की बिजली कंपनियों की कि जो लैंडिंग एजेंसीज थी, जो कर्ज देती है बिजली कंपनियों को, 1 मिनट मुझे ये वाक्य पूरा करने दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, हरियाणा के लोगों को पता होना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में हरियाणा की बिजली कंपनियों की वो दुर्दशा हो गई थी कि उनको बिजली खरीदने के लिए कर्ज देने से लैंडिंग एजेंसीज ने इनकार कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे। इसको कहते हैं रेड अलर्ट, इसको कहते हैं खतरे की घंटी। और खतरे की घंटी पंजाब में बजती है, पवन जी को सुनाई नहीं देती। खतरे की घंटी इनके राज में बजती है, इनको सुनाई नहीं देती। और यहाँ विकास का संगीत बज रहा है, ये उसका आनंद नहीं लेना चाहते। ठीक है, कैसा प्रतिपक्ष? ठीक है वीरेन जी, आपने कहा कि सरकार ने बजट में हर क्लॉजेस को साधने का काम किया है, चाहे वो खेती हो, कृषि हो, या फिर भ्रष्टाचार को मुक्त करने की सरकार ने भी बात कही है, और कई हेड्स पर सरकार ने बजट में जिक्र किया है। और आज जो सदन की कार्रवाई रही, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आम लोगों को भी हमने राहत देने का काम किया है। किसानों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर रहा है सरकार पर कि किसानों के साथ भेदभाव सरकार कर रही है। मैं आपसे इसका रिएक्शन लूंगा, लेकिन आपने जो आम जन को सुविधा देने की बात कही है, वो जनप्रतिनिधि हमारे साथ है सुभाष जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं इस 10 दिन के सदन की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं और उनके लिए कितना हितकर सरकार ने काम किया है। सुभाष जी। तो मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए 10 दिन का जो भी सेशन चला उसमें बहुत सारी बातें हुई, तो ये कोई नई बात नहीं है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। पिछली सरकार में भी हमने देखा था और इस सरकार में भी हमने देखा था, रोजगार के मामले पे कोई बात नहीं, सरकारें दावा करती हैं हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन क्योंकि मैं तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहा हूँ और मैंने पिछली बार और इस बार या जो भी सरकार रही 2005 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आंकड़े हैं हमारे पास जी कि सरकार रोजगार के मामले में पिछली भी फेल थी, ये सरकार भी रोजगार पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। हेल्थ के मामले को लें तो वहाँ भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी घोषणाएं हुई। मैं एक घोषणा का जिक्र करूंगा कि 2015 के अंदर मनेठी एम्स की घोषणा हुई थी, वो आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। और ये मैं तथ्य के साथ रखना चाहता हूँ कि 2018 में उसके लिए 1 करोड़ के बजट की घोषणा हुई, 2019 में भी 1 करोड़ का बजट उसके लिए अलॉट किया गया और 2020 में 5 करोड़ का बजट अलॉट किया गया, लेकिन खर्च नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए जमीन एक्वायर ही नहीं हो पाई। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल फायदा लेने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि हमने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, जनता के लिए हम ये करेंगे, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं होता। और सरकार जो दावा करती है वो दावा केवल कागजों में ही रहता है। अब आप देखें कि सड़कों का हाल देखें हमारे यहाँ। मैं
ये नहीं मेरा ये दावा कि इसी सरकार में सड़कें जो हैं वो इतनी ज्यादा खराब है। मैं जिस शहर में हूँ, चौहान साहब वहाँ रहे हैं, बहुत साल इन्होंने पत्रकारिता की है वहाँ। रोहतक शहर की बहुत ही बुरा हाल है। मैं सोनीपत गया हूँ, कई जिलों में मैं घूमा हूँ, तो सड़कों की स्थिति काफी खराब है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जनता को जी सुभाष जी तो मूलभूत एक चीज और भी है कि सड़कों के अलावा जो हेल्थ सुविधाएं हैं, शिक्षा की बात है, डॉक्टरों की पोस्ट खाली है, 48% हरियाणा में डॉक्टरों की पोस्ट खाली है, तो हेल्थ की सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी? ऐसा नहीं है, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो 52% पोस्ट खाली थी। तो हमारे यहाँ जो सरकार है वो हेल्थ के ऊपर न पिछली का कोई वो था ध्यान और न इस सरकार का है। तो ऐसा ही एजुकेशन को लेके है, यूनिवर्सिटियां खोलने की घोषणाएं हुई, स्कूलों को अपग्रेड करने की, लेकिन टीचर कहाँ है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कागजों में हैं लेकिन धरातल पे वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी, आपने कहा कि बिल्कुल वीरेन जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि मेवात में एक नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से कही गई है। झज्जर में 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने की बात कही गई है। एक बड़ा बजट भी एलोकेट किया गया है और झज्जर से सटे हुए 3 जिलों में 11 प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटीज फंक्शनिंग हैं। उन्होंने बताया कि फंक्शनिंग है, लेकिन सुभाष जी कह रहे हैं वहां पर स्कूल में कॉलेजेस में टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं होती हैं वो फिर कागजों में ही सिमट जाती है। वीरेन जी ऐसा क्यों है? देखिए, मैं बहुत तार्किक से तरीके से तर्कशील सुभाष जी को जवाब देना चाहता हूँ। सुभाष जी, जब आप स्कूल जाते थे, जब आप कॉलेज में थे, तब हरियाणा में यूनिवर्सिटीज की संख्या क्या थी आपको मालूम है? आज हरियाणा में यूनिवर्सिटीज की संख्या कितनी है? आज सदन में उप मुख्यमंत्री ने उसकी जानकारी दी। प्रदेश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं ये तो मान लूंगा कि वैसा आदर्श तो बनना अभी बाकी है जिसका सपना सुभाष जी और मैं और आप देखते हैं। परंतु ये अगर सुभाष जी आपके चैनल पर बैठकर कहते हैं कि योजनाएं कागजों पर रह जाती हैं या रह गई हैं, तो ये अतिशयोक्ति है। प्रदेश में नए कॉलेज इस सरकार के बनने के बाद महिलाओं के लिए कॉलेजों की संख्या कितनी बढ़ी है, अगर सुभाष जी वो आंकड़ा प्रस्तुत करते तो अच्छा लगता। सुभाष जी ने कहा सड़कें रोहतक की खराब हैं, शायद सोनीपत में भी कहीं कुछ सड़कें टूटी हो सकती हैं। मैं नहीं कहता कि सभी सड़कें एकदम मलाईदार हो गई हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा में आज सड़क तंत्र कांग्रेस के शासनकाल से ढेरों बेहतर उसको कह सकते हैं, कई गुना बेहतर कह सकते हैं। ठीक है। हमने सुनिए, तथ्य सुनिए जी। कांग्रेस के शासनकाल में मित्रवर सुभाष जी, नेशनल हाईवे हर दिन 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बनता था। इस सरकार ने ये आंकड़ा 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया है। हरियाणा में बेहतरीन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज आपको दिखते हैं, उन पर आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं मुझे मालूम नहीं। हरियाणा की ग्रामीण सड़कों को, हरियाणा के लिंक रोड्स को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। हाँ, ये गड़बड़ जरूर लगती है कि खराब सड़क अगर कोई है, वो सुभाष जी उसका उल्लेख कर रहे हैं, इनकी ड्यूटी भी है, परंतु जो बेहतरीन मलाईदार झक्कास सड़कें हैं, सुभाष जी जब आप उनको देखने से इनकार करते हैं, तो तब आपकी निष्पक्षता पर विनम्रता से मुझे सवाल उठाने का अधिकार है। ठीक है वीरेन जी मैं और भी सवाल करूंगा मेरे साथ। मैं मुझे 1-2 बातें तो कह लेने दीजिए। मैं दोहराऊंगा कि सरकार ने प्रदेश में संस्कृति मॉडल स्कूल्स की संख्या बढ़ाई। सरकार ने इस सरकार के कार्यकाल में नए विश्वविद्यालय भी बने। सर वीरेन जी वही बात की कागजों में है और जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। मॉडल्स है ना, मैं आपके पास आऊंगा सर, और भी पैनलिस्ट है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभू बत्रा जी, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैंने सबको बराबर टाइम दिया है। छूट जाएगी बात छूट जाएगी जी। मुझे केवल इस बात पर आपत्ति है कि जो विद्यालय काम कर रहे हैं, जहां अध्ययन अध्यापन हो रहा है, जो अस्पताल, मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, जहां मरीजों को देखा जा रहा है, उनको भी अगर कोई कागजों पे करार दे रहा है, तो ये निसंदेह
बौद्धिक गड़बड़ी और बौद्धिक बेईमानी का मामला है। ठीक है, ठीक है। मैं सुभाष जी ने यहाँ पर जिक्र किया 48% पोस्ट जो है डॉक्टर्स की हरियाणा में अभी भी खाली हैं और कांग्रेस के शासनकाल में 52% पोस्ट जो थी वो खाली थी, पद खाली थे। शंभू भद्रा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, 10 दिन सदन की कार्रवाई चली, हालांकि छुट्टियां बहुत रही। 21 दिनों के दरमियान कई मुद्दे आपने भी देखे, हमने भी देखे। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा, चाहे वो बजट पेश होने के बाद हो, बजट का एलोकेशन हो। 1,77,255 करोड़ का एक भारी भरकम बजट पेश किया गया। सरकार ने अपने तर्क दिए, विपक्ष ने अपने वार किए। इस 10 दिन की कार्रवाई में अगर जिस्ट की बात की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? आज अनिश्चितकालीन के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आम जनता को जो सरकार ने बजट पेश किया, ये तमाम जो बातें कही हैं, आज की बात की जाए तो वो क्या उपयोगी साबित होती नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से बजट पेश किया गया है और एग्रीकल्चर, खास करके एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पे खास फोकस है बजट का। स्पोर्ट्स पे फोकस है, एलोकेशन बढ़ाया गया है सभी सेक्टर्स में। तो मेन चीज ये होती है कि बजट तो योजना के तौर पे हमेशा अच्छा ही रहता है। पिछले साल के बजट देखें, उसके पिछले साल की बजट देखें तो वो भी अच्छा ही बजट था। और हर साल जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है वो एक हर योजना पे हर साल आवंटन बढ़ता जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन योजनाओं में इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। इस साल के बजट को अगर सरकार खुद ही तुलना कर ले तो ये बजट पेश करने के दौरान अगर सरकार, हमारे वित्त मंत्री हैं, वो सदन में इस बात को रखते कि पिछले साल के बजट में हमने घोषणाएं की थी जिनमें से इतनी पूरी हो गई है और इस साल इस बजट को इतना कर रहे हैं, ये बड़ी बात। अगर ये करते तो लोगों को अच्छा लगता, हरियाणा अच्छा लगता कि एक साल में आपने इतनी योजनाएं पूरी कर ली। अभी मनोहर लाल की जो पहले उस किया गया था, आप सर्वे करवा उसमें स्टेटमेंट भी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी बात कर रहे थे सड़क की। हाईवे काफी अच्छी हो गई है जी। तो ये होगा कैसे हाईवे का टेंडर 3-4 दिन आता है, रात का दिन तो है ही नहीं। आप सुबह शाम पूरे हरियाणा के सामने है, कोई कहने की बात ही नहीं है जी। बिल्कुल सर, आपकी आवाज काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है जिसकी वजह से क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा शंभू भद्रा सर की वॉइस को क्लियर कर रहे हैं जिससे कि उनको हम क्लियरली सुन पाएं कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पवन चोपड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि एक एक शब्द बजट का समझाना पड़ रहा है और आज आपने भी डिबेट में ये बात कही कि 25% से ज़्यादा जीएसडीपी का कर्ज नहीं ले सकते। उसको काउंटर करके वीरेंद्र जी ने कहा कि 33% है। ऐसा क्यों है कि सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि बजट के एक एक शब्द समझाने पड़ रहे हैं? कांग्रेस या विपक्ष समझना नहीं चाहता सर मेरी बात या फिर समझ नहीं आ रहा या समझ के अनदेखा किया जा रहा है? जिसे कोई ऐसी बानी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इनको तो बस सच को छुपाना और झूठ को ही बोलना, बार बार बोल बोल के उसको सच बनाने की परंपरा बीजेपी की है। ये बड़े 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 अगर ऊपर से इनकी परंपरा चली है तो नीचे आके थोड़ा छोटा छोटा झूठ बोलते हैं। अब मोदी जी जब बोलते हैं तो बहुत बड़ा झूठ बोल देते हैं कि हर बंदे के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी 3 साल में बनाएंगे। अब कितनी घोषणाएं ऐसी हैं जो कर देते हैं हर साल में और अगले साल वो उनको पिछली को भूल के आगे नई घोषणाएं करते हैं। यही इसी तरह इस बजट में भी इन्होंने केवल घोषणाएं करी है लुभाने वाली। पिछली घोषणाएं जो करी थी उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है कि हमने ये बोला था उसमें से हमने आधा कर दिया, इसलिए हमने ये कर्ज तोड़ दिया, ठीक है, तो इसके लिए ये कर्ज लिया। कर्ज लेना बुरा नहीं है, मैं भी कहता हूं सारी दुनिया लेती है, कर्ज लेके उससे सुनिए कर्ज लेके उसका डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो कि उससे इनकम हो ताकि उसका कर्ज वापस लौटाया जाए, उसका इंटरेस्ट लौटाया जाए। ये कर्ज लेते हैं
केवल इंटरेस्ट लौटाने के लिए, केवल अपना खर्चा चलाने के लिए। बताओ ये कहाँ का बजट है, ये कहाँ का इनका बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्ता है। ठीक है, ये कहने की बातें हैं, झूठ इनसे जितना मर्जी बुला लो, आप सच्चाई देखो, सब हरियाणा में बिल्कुल है। हर जगह पे, हर पेपर में आता है महंगाई चरम सीमा पे है। ठीक है सर, पवन जी ठीक है, मैं समझ गया विपक्ष क्या कहना चाहता है। शंभू भद्र जी के पास आऊंगा, वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले उस पे कोई सीबीआई इंक्वायरी बिठाने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, अगर इतने ईमानदार है तो उनकी सीबीआई करवाओ ना जब बोलते हैं तो। ठीक है, माइनिंग में घोटाला हो रहा है, मतलब नहीं है। हाँ अच्छा, अभी रजिस्ट्रियों में इतना घोटाला हुआ है, करने की बात ही नहीं है। जो अभी हो रहा है उसे तो पहले पकड़ो, पिछले में चले जाएंगे 10 साल पुराने में, भाई वहां से पकड़ के लाएंगे। कहा है ना मुख्यमंत्री साहब ने, चिटनेल्स सोसाइटी का जो मामला है उसको सीबीआई को सौंपते हैं, ये आपको आपके संज्ञान में होगा। ये घोषणा ही करते ना, सौंपते कहते हैं 2.5 साल तो पीछे हो गए, सवा 2 साल। शंभू भद्र जी के पास में जाता हूँ, उसके बाद वीरेंद्र जी। ठीक है पवन जी, शंभू भद्र जी के पास जाता हूं मैं। सर आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात बीच में ही छूट गई थी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। मैं ये कहता कि चौहान जी कह रहे थे कि 50 यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। मैं मानता हूँ कि आंकड़े में बहुत अच्छा है और स्टेट के साइज के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी उठा लीजिए जहाँ पर 100% शिक्षक हो वहाँ पे पढ़ाने वाले। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में जितने शिक्षक ने चाहिए उतने नहीं है। मतलब 60-70% शिक्षक या तो एडहॉक पे हैं या गेस्ट लेकर हैं या ऐसे करके लोग अटेंड कर रहे हैं। तो केवल यूनिवर्सिटी बना देने से बात नहीं होती है। आप यूनिवर्सिटी को बेहतर कैसे बनाएंगे, उसको वहाँ पे टीचर की कमी है उसको कैसे दूर करेंगे, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। संख्या गिनाने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही सड़क को ले लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अच्छे अस्पताल है जहाँ काम हो रहा है, वहाँ वो दिखता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का अस्पताल है, जो छोटे जिले का जो अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर लेकर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना दौर के बाद भी नहीं सुधर पाया। तो ये राज्य सरकार को वहाँ ध्यान देना चाहिए कि उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। स्कूलिंग देखिए कि स्कूल बंद हो गए हैं, जो सरकारी स्कूल, एक तरफ दिल्ली है जहाँ सरकारी स्कूल बढ़ रहे हैं, एक तरफ हरियाणा है जहाँ सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं स्कूल को। स्कूल में केवल नहीं बनेगी, टीचर की जो कमी है वो कैसे हैं। अभी पिछले 2 साल में उठा करके देख लीजिए तो भ्रष्टाचार के लगातार मामले आए हैं और सरकार बेशक उसकी जांच करवा रही है, लेकिन क्यों आ रही है सामने? क्या इस 7 साल से सरकार है क्यों नहीं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था स्थापित कर पा रही है? जी बिल्कुल विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल विचार करना चाहिए। शंभू भद्र जी ने जो बात कही है, उन्होंने जो साफ तौर पर बात कही कि बजट में मुख्यमंत्री साहब ने सब कुछ बातें ठीक कही। उन्होंने कहा कि एलोकेट किया है, इस हेड्स में किया है, अच्छी बात है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और खेल कूद, हर हेड्स में, ओवरऑल 20 हेड्स में बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही तमाम मुद्दों पर भी सदन में चर्चा हुई, गहमा गहमी हुई। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पिछले बार का जो बजट था उसमें कौन कौन से वादे जनता से किए गए थे, उसको क्या सरकार को कोट नहीं करना चाहिए था कि हमने इतने वादे किए थे, इतने पूरे कर दिए, इतने किए थे, इतने रह गए? उसके बाद में सुभाष जी के पास जा रहा हूँ। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अगर सदन की कार्रवाई आपने पूरी देखी होती तो आपको ध्यान आता कि सदन की कार्यवाही के दौरान अलग अलग मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने बीते वर्ष के दौरान किन किन घोषणाओं पर कितना काम हो गया, अलग अलग संदर्भों में उनका जिक्र किया। ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार जो करती है उसका उल्लेख नहीं करती। जो हम कर रहे हैं, हम उसका निरंतर उल्लेख पहली किसी भी पिछली पुरानी किसी भी सरकार से बेहतर ढंग से इसलिए करते रहे हैं। मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री हर 100वें दिन मीडिया के सामने आकर उन 100 दिनों के दौरान किन किन घोषणाओं पर, किन किन योजनाओं पर क्या क्या काम हो गया है, इसकी नियमित रिपोर्टिंग अपने पूरे कार्यकाल के दौरान करते रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड नियमित रूप से सदन के भीतर
सदन के बाहर दे रहा हो, अगर उस मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के कामकाज पर ये आरोप लगाए कि वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये इसको मैं केवल और केवल जानकारी का अभाव कहूंगा या विपक्ष का काम करने का वो तरीका कहूंगा कि हमको मालूम है कि हो क्या रहा है, लेकिन हमें तो आलोचना करनी है। वीरेन जी, आप तो फैक्ट्स के साथ बैठे हैं, मैं प्रायर कुछ डिटेल्स हैं। और ये शंभू बत्रा जी का सवाल था जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि सबने बहुत सारे सवाल किए, मुझे कहने तो दीजिए। बिल्कुल। मुझे आपत्ति केवल इतनी है अपने प्रतिपक्षी मित्रों से, मैं आलोचना का स्वागत करता हूं, मैं सुझावों का स्वागत करता हूं। शंभू भद्रा जी ने अगर कहा कि हेल्थ में, एजुकेशन में और सुधार होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए साहब, हम दिन रात लगे हैं, लेकिन दिल्ली से जब आप सतही कंपैरिजन करेंगे तो मैं आपको विनम्रता से रोकना चाहूंगा। दिल्ली दिखावा कर रही है, वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है, हम धरातल पर काम कर रहे हैं। गांव के अस्पताल पहले से बेहतर हुए हैं, डॉक्टरों की पदस्थापना, कितने चिकित्सक हैं, उनकी उपलब्धता, स्वयं सुभाष जी ने एक आंकड़ा दिया है, कांग्रेस के शासनकाल से बेहतर हुआ है। इसको और बेहतर करने की जरूरत है। हमने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मुहिम इसलिए शुरू की है क्योंकि डॉक्टर होंगे तो अस्पतालों को डॉक्टर मिलेंगे। हम निरंतर हर मसले को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं एक छोटे सा पॉइंट बहुत विनम्रता से उठाना चाहता हूं। विपक्ष के मित्र पढ़ते नहीं तथ्यों को या जानबूझकर टेलीविजन पर हल्ला करने की एक रणनीति बना करके आते हैं। आपको ध्यान होगा जिस दिन बजट आया था तो एक मसला बहुत जोर शोर से तमाम विपक्षी दलों के मित्रों ने उठाया और एक बार की हमें भी लगा कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे। इन्होंने कहा सब टेलीविजन डिबेट्स में कि SYL के लिए 100 करोड़ का प्रावधान होता आया है हर बजट में, इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया, ये सरकार तो SYL को लेकर के गंभीर नहीं है। पहली बात, 100 करोड़ का प्रावधान ही SYL को लेकर के गंभीरता का प्रमाण नहीं है। हम SYL की लड़ाई को बहुत गंभीरता से लड़ते आए हैं जब से शासन में आए हैं। हमने उसकी गजब की पैरवी की है, लेकिन हमने वो प्रावधान जो बरसों से चला आ रहा था उसको जस का तस रखा था, लेकिन हमारे प्रतिपक्षी मित्रों ने टेलीविजन के कैमरों के सामने आकर के कोरा झूठ बोला। मुख्यमंत्री जी ने सदन में इनको बेनकाब किया। ऐसे ही बजट को पढ़े बिना, बजट में दिए गए किए गए प्रावधानों को पढ़े बिना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या जानते हुए भी अनजान बनना, ये मैं इसको कहता हूं ये ओछी राजनीति है। विपक्ष को ऐसा करने का हक तो है, लेकिन जब आप लगातार ऐसा करते हो तो जनता आप पर भरोसा करना छोड़ देती है। हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल की दुर्गति का एक बड़ा कारण यही है कि वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके नेता हैं, इनसे पूछिए, ये पूरे सदन में भ्रष्टाचार का हल्ला मचाते रहे इस सदन। ठीक है वीरेन जी, मैं सुभाष जी से भी पूछ लेता हूँ। मैं एक बात और एक छोटा सा बिंदु कहने दीजिए, फिर सुभाष जी को सुन लेंगे। पूरे सत्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनी CBI जांच के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये भी तो बता दो हरियाणा की जनता को। वीरेन जी, फरीदाबाद नगर निगम का भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा सदन में, देखा कि नगर निगम का मुद्दा है। कांग्रेस विधायक NID से नीरज शर्मा है, उन्होंने कहा कि जांच हम कर रहे हैं। ये तो जांच करवाने की मांग करते हैं और जब हम जांच करवाने लगते हैं तो फिर कहते हो मार दिया रहे हो तरह की, ये तो राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जब सदन में उठेगा तभी जांच कराई जाएगी, उससे पहले नहीं होगी जांच? नहीं साहब, जांच जब कहीं से किसी चीज का प्रमाण आता है, कोई शिकायत आती है, तभी तो जांच होती है ना, अन्यथा तो हम अपनी तरफ से पहरेदारी पर लगे हैं। हमारी कोशिश है कोई गलत काम ना करे, लेकिन ऐसा कोई युग आया है क्या? राजा राम के समय में भी ठीक है वीरेन जी, लेकिन सरकार की देखने की जिम्मेदारी तो बनती है ना कहीं सर। ठीक है, हमने कब कहा? हमने कहा चौकीदार के चोर हो गए। ठीक है। पवन जी आपके पास आ रहा हूं मैं। सुभाष जी से भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं। सुभाष जी, आंकड़ों की आपने जिक्र किया, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा वीरेन जी जो बातें कह रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं, और मौजूदा ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से शंभू भद्रा जी ने भी जिक्र किया कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर प्रोफेसर्स लेक्चरर्स नहीं हैं, उनकी बात से, वीरेन जी की बात से कितने सहमत हैं आप, और ज़मीनी स्तर पर क्या तकलीफें, क्या परेशानियां? मैंने ये नहीं कहा, एक बात सुभाष जी से पहले बोल लूं, मैंने बिल्कुल दावा नहीं किया कि सब विश्वविद्यालयों में 100% पद भरे हुए हैं।
लेकिन हम भरने की प्रक्रिया में हैं, शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, पहले से अधिक हुई है, कुछ कानूनी पचड़ों में चीजें अटकी रही होंगी। सुभाष जी अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित हैं। जी सुभाष जी। देखिए, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनके अपने अपने दावे हैं। जो जनता है उसका काम है कि जो घोषणाएं होती हैं उनको जनता तमाशे के रूप में देखती है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि लोग याद नहीं रखते, जनता याद नहीं रखती कि पिछली सरकार ने क्या घोषणाएं की थी, इस सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, और उन घोषणाओं का हिसाब किताब जनता नहीं करती, न मांगती है। अब समस्या ये है कि जो चौहान साहब ने कहा वो भी सच लगता है, जो प्रवक्ता दूसरे हैं पवन जी उन्होंने कहा वो भी सच ही लगता है। पर रोजगार की जो बात है उस पे चौहान साहब भी सहमत होंगे कि रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं है सरकार के पास, रोजगार अभी रोजगार मेले उन्होंने लगाए हैं, आप आंकड़े देखिए, बहुत कम युवाओं को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरी की बात दूर है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं है। तो रोजगार का मुद्दा पिछली बार भी बहुत गंभीर था, इस बार भी बहुत ही गंभीर है। रही बात SYL की, बार बार बात उठी है, तो SYL तो अब एक मरा हुआ सांप है, उसको पीटने का कोई फायदा नहीं। वो एक ऐसी गाय है जो बाखड़ी हो चुकी है, बाखड़ी हमारे यहाँ जो दूध नहीं देती, तो SYL से अब कोई वोट नहीं मिलती, इसलिए वो कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा की जनता उसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देती। दो तीन सवाल है मेरे कि जब पिछली जो सरकार थी उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर में बनाने की घोषणा की थी, 550 करोड़ की जमीन एक्वायर हुई उसके लिए, और उस पर काम भी शुरू हुआ। फिर ये सरकार आई, इन्होंने रोक दिया, हम जांच करेंगे। तो होता ये है कि पिछली जो सरकार है वो जो घोषणाएं करती है, जब काम शुरू होता है तो अगली सरकार उसको रोक देती है। अभी जैसे चौहान साहब ने बहुत सारी बातें रखी, अब जो सरकार घोषणाएं करेगी, काम शुरू करेगी, अगली जो सरकार होगी वो रोक देगी, जांच करेगी। तो हमारे यहाँ शुरू से यही चल रहा है, नया कुछ भी नहीं है। दावे अपने अपने हैं कि हमने ये कर दिया, हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा किया हो, पिछली उस सरकार से थोड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया हो इस सरकार ने, लेकिन सरकार जो है वो आम तौर पे अब ये करती है कि हम पिछली की जांच करेंगे और इसी में जनता खुश है कि चलो कुछ तो अंदर जाएंगे, लेकिन कोई अंदर नहीं गया। पिछले 15 साल से ऐसा ही चल रहा है। तो चौहान साहब भी हैं यहाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं पवन जी, तो वो बताएं कि कितने मामले उन्होंने वो जांच की है, कितने लोगों को अंदर किया है, क्या क्या काम किए है, तो वो बताएंगे जी। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने जो कुछ आंकड़े जुटाए हैं उसमें यही है कि परियोजनाएं शुरू होती हैं, बीच में रुक जाती हैं, जनता का पैसा जो है वो बर्बाद होता है और जनता इस इंतजार में रहती है कि कब इसके लिए जिम्मेवार जो अधिकारी हैं या सरकार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो नहीं होती। तो यही है, यही सिलसिला चल रहा है। अब आगे जो बजट होंगे तो वो चुनाव को ध्यान में रखते होंगे, तो लोक लुभावन बजट होंगे, जनता के लिए कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, जनता के लिए केवल उम्मीद होगी और इसी उम्मीद के सहारे ये चल ही रहा है हमारा सिस्टम। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनता पिछले बहुत साल से उम्मीद में है कि हमारा भला होगा, लेकिन भला नहीं हुआ। ठीक है, मैं वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा क्योंकि मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। अब मैं शंभू बत्रा जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद पवन जी के बाद में आपके पास आ रहा हूँ। सर, शंभू बत्रा जी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों की बात कहें और इस सदन की आज पूरी कार्रवाई की बात कहें, तमाम मुद्दे हमने देखे, तमाम मुद्दे उठे। सदन की कार्रवाई जब से शुरू हुई तब से हमने देखा, बजट को लेकर भी गहमा गहमी देखी। अब आंकड़ों पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है। स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के वीरेंद्र सिंह चौहान जी, वो आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। आपने भी कहा कि धरातल पर नहीं उतर रहे, वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। शंभू बत्रा साहब, देखिए, जो विधानसभा का जो सत्र है, नो डाउट 10 विधेयक आज तक में इस बार सरकार पास कराने में सफल रही है, जिस तो एक प्रोडक्टिव है कि आप लंबा पहले 2 दिन 3 दिन सत्र करते थे, सत्र को इस बार 21 दिन रख के उसमें 10 दिन कम से कम सत्र चलाया, तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है कि सरकार सत्र कम से कम चला रही है। और विधानसभा सत्र जितना अधिक चलेगा उतना अधिक
काम भी हो और मुद्दे भी उठेंगे। विपक्ष का काम जो है उन्होंने अपना किया कि करप्शन का, फरीदाबाद का करप्शन का इशू उठाया और भी भर्तियों के इशू उठाया और मुख्यमंत्री ने बाकायदा उसका जवाब दिया। निश्चित रूप से जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हें देखना चाहिए कि गुड़गांव का जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ, चाहे मान लीजिए कि उसमें करप्शन को अलग अगर हटा के आप देखें तो एक शहरीकरण के तौर पे, औद्योगिकरण के तौर पे जिस तरह से गुड़गांव को एक साइबर सिटी के तौर पे डेवलप किया गया, इस सरकार के पास पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि उस तरह का कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि सरकार के पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक स्कोप है, जैसे फरीदाबाद को आप अच्छा से डेवलप कर सकते थे, वहाँ पे देखिए कि बहुत खराब है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ पे और दिल्ली के होने के पास में होने की वजह से उसका फायदा भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब है। इंडस्ट्री के लिहाज से आप सड़क चले जाइए, सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है जी। जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि वहाँ रेवेन्यू अच्छा है, इसीलिए उसे एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे आप उसको डेवलप करते। और ये ओम प्रकाश चौटाला सरकार के समय से फरीदाबाद की उपेक्षा है, तो मतलब कोई आज की बात नहीं है, लंबे समय से फरीदाबाद की उपेक्षा है। वैसे ही मान लीजिए सीएम सिटी करनाल की, अगर करनाल को उस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पर डेवलप किया जाता, यमुनानगर है आपका, पंचकूला पानीपत है, ये सब जो इलाका जहाँ पहले से इंडस्ट्री है, उसी तरह से अगर आप उनको वहाँ के मॉडल लेके आप स्मार्ट विलेज का आइडिया लेके आए, स्मार्ट सिटी का आइडिया लेकर के आए, लेकिन इम्प्लीमेंट में ऐसा कुछ कोई स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज दिख नहीं रहा है लोगों को। तो लोगों की जो अपेक्षाएं सरकार से हैं वो जब दिखेगा नहीं तो निराशा होगी, ये तो ऑब्वियसली ये चीज है। बिल्कुल सच चला है, ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन चौहान जी यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे हैं, पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सिटी वाइज एक डेवलपमेंट मॉडल लेके आइए, सिटी को डेवलप करिए, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा और जब प्रदेश का एक जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके बाद डेवलपमेंट हो। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आम लोगों को आंकड़ों से मतलब नहीं है, उन्हें ज़मीनी स्तर पर चीज़ें उतरती हुई दिखाई देनी चाहिए। पवन जी, आपने डिबेट शुरू होने से पहले, क्योंकि मैंने आ रहा हूँ वीरेंद्र जी आपके पास, पवन जी आप डिबेट शुरू होने से पहले मैंने आपसे ही इस डिबेट की शुरुआत की थी और आपसे ही पूछा था कि आखिरकार कांग्रेस को आपत्ति क्या है। सदन का समापन हो गया, सत्र अच्छा चला, लेकिन गहमा गहमी भी देखी गई। आपने एक एनपीएस के मुद्दे का, सर मुझे मेरा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एनपीएस का कॉन्सेप्ट का आपने जिक्र किया कि ओपीएस सरकार लागू नहीं कर रही है, क्यों नहीं करती जब राजस्थान में लागू हो गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि एनपीएस का कॉन्सेप्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ही कॉन्सेप्ट था, वो हमने लागू किया है, इसमें अब कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अब कांग्रेस का कॉन्सेप्ट ही तो बीजेपी लागू कर रही है, उसमें क्या आपत्ति आ गई कांग्रेस को? जी जी नहीं लागू कर रही, ये बात वही है ना, ये धरातल पर नहीं आते हैं, ये झूठ बोलते हैं और हवा में उड़ते हैं खाली। अगर धरातल पे आते हैं ना, ये जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी की, सुनिए आप सुनिए, बस आपकी मैंने सुनी थी, अब मुझे सुनिए प्लीज, ठीक है। अगर ये धरातल पे आते तो इनको महंगाई का पता लगता कि कितनी महंगाई है इस समय प्रदेश के अंदर, कितनी बेरोजगारी है इस समय प्रदेश के अंदर, कितना भ्रष्टाचार है हरियाणा में नंबर 1 हो चुका है, पेपर लीक शरेआम हो रहे हैं, नौकरियां में धांधली बिकाऊ हो रही है, बिक रही है, किसानों की हालत बदतर होती चली जा रही है। अगर ये धरातल पे आते तो देखते सड़कें कैसे टूटी हुई हैं। ये केवल घोषणाएं करते हैं, ठीक है, बजट में घोषणाएं करो, आम जनता को उससे कुछ लेना देना नहीं होता, वो भूल जाती है, ना देखती है गरीब बंदा, ना बजट देखता है, ना पढ़ता है, ना सुनता है कहीं पे। जी ठीक है, जो हम ही लोग हैं विपक्ष में, वही आज जनता की आवाज उठाते हैं। शुरुआत से ही पवन जी शुरुआत से ही, सदन की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विपक्ष की मांग नहीं है, ये जनता की मांग, हम उनकी आवाज उठाते हैं। हमारी क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है इससे, ठीक है, हमारी कोई मांग नहीं, हम ठीक है जनता की जो बात है वो वीरेंद्र जी मेरे पास समय बेहद कम है, को तैयार नहीं होते 20 से 25 सेकंड्स में। ठीक है सर, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ, काली घोषणाएं करते हैं, ठीक है सर, मेरे पास समय बेहद कम है। वीरेंद्र जी ले लेते हैं और उसको घोषणाएं में बदल देते हैं। शॉर्ट में क्लोज करिए, समाप्त करिए, फिर मैं थोड़ा रिएक्शन लूंगा सभी से। वीरेंद्र जी प्लीज। जी सर। वीरेंद्र जी आपसे मेरा संपर्क टेक्निकल कारणों की वजह से, घोषणाएं, हेलो जी आ रही है आपके पास?
मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूँ, शॉर्ट में समझ करिए सर। जिन्होंने कागजी घोषणाएं की होंगी उन्हें हम कागजी नजर आते होंगे राजनीतिक कारणों से। ठीक है, ठीक है, जमीन पर चीजें देखेंगे। घोषणाएं की, मैं बता रहा हूँ ना, 6,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में। हमने उसको सीधे 12 किया, अब 15 तक दे रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है सर। ठीक है सर, समअप करने के लिए मैंने आपसे कहा था, डिटेलिंग में जाने के लिए नहीं। ठीक है, किसान है तो इनके खाते में भी जाता होगा। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, अब क्षमा चाहूंगा, समय बेहद कम है, मुझे सबसे ही रिएक्शन लेना है। ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, ठीक है, ईमानदारी से दी हैं, पारदर्शिता से ठीक है। सुभाष जी, जमीन पर दी है। सुभाष जी लास्ट रिएक्शन बहुत शॉर्ट में। वीरेंद्र जी, ये एक झूठ रह जाता है। पवन जी प्लीज होल्ड ऑन, समय बेहद कम है मेरे पास। आपने अपनी बात कही, वीरेंद्र जी ने अपनी बात कही, अब एक शॉर्ट रिएक्शन सुभाष जी से भी लेना चाहूंगा। सुभाष जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनता को बिल्कुल ये जो भी घोषणाएं हैं इनको नजर रखनी चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए। और जब चुनाव के समय जब ये आए तो इनको कहें कि आपने ये घोषणाएं की थी, इनमें से ये पूरी नहीं हुई। बिल्कुल लेखा जोखा अपना रखना चाहिए। और क्या आजकल RTI का जमाना, तो RTI से वो कागज निकाल के कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहने की सवाल उठाई जनता, और जनता दबाव बनाएगी, तभी हमारे मुख्यमंत्री तो स्वयं ठीक है, हर ठीक है सुभाष दिन आकर के सबूत देते हैं, प्रमाण। ठीक है वीरेंद्र जी, समय बेहद कम है। ठीक है, जमीन पर धरातल पर चीजें देखें और हवा हवाई ना हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय बेहद कम है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल हुए। शंभू बत्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन चोपड़ा जी आपका भी, सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मुद्दे में आज हम बात कर रहे थे सदन को लेकर, विधानसभा का बजट सत्र का समापन हुआ आज, कौन से मुद्दे हावी रहे, जमीनी स्तर पर लोग क्या सोचते हैं और सरकार क्या दावे कर रही है। सरकार दावे कर रही है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वो उतर कर आ रहे हैं, इसकी हमने एनालिसिस की। फिलहाल मेरे साथ बड़ा मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।